सहयोगी मनोज भी है, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, मैं आपको एनकाउंटर साइट की तस्वीरें दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी खाली कारतूस भी मिला है। जल्दी से आप आइए, अनिल मेरे सहयोगी आएंगे और ये आप देखेंगे कि जहाँ पर एनकाउंटर हुआ अभी यहाँ पर ये खाली कारतूस भी पड़ा हुआ है, क्योंकि ये सबूत है कि यहीं पर एनकाउंटर हुआ था, क्योंकि बाकी चीजें तो यहाँ से हटा दी गई है। ये खाली कारतूस आप देख सकते हैं और यहाँ पर कई राउंड गोलियां चलती है, जिसके बाद ये यहाँ पर असद और गुलाम मारा जाता है। और बड़ी बात यह है, क्योंकि जो अतीक अहमद से खुलासे हुए हैं, इसमें चौंकाने वाली बात ये निकल करके सामने आई है कि अतीक अहमद ने माना है कि उसके आईएसआई से संबंध है, दिल्ली में बड़े राजनेता से उसको मदद मिली थी। उसने ये भी इस बात का खुलासा किया है, साथ ही किस तरीके से हथियारों की तस्करी होती थी, पाकिस्तान के रास्ते ड्रोन के जरिए हथियार पाकिस्तान में पंजाब में उतारे जाते थे और फिर शूटर्स वो हथियार खरीदते थे। ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो कहां कहां तक कनेक्शन था, कहां कहां तक अतीक अहमद का साम्राज्य फैला हुआ था, कौन कौन लोग उसकी मदद करते थे, न सिर्फ देश में बल्कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन से भी हाथ था। अतीक अहमद को मदद मिल रही थी। और मेरे सहयोगी मनोज भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज, काले साम्राज्य का अंत क्या होता है ये तो हमने देख लिया, अब आईएसआई से कनेक्शन की बात सामने आई है। ये सबसे अहम बात है। लेकिन अभी एनकाउंटर की जो हमने देखा कि यहाँ पर जो कारतूस पड़ा है, क्योंकि पुलिस की तरफ से जो दावा किया गया था कि 9 राउंड गोलियां चली हैं, कौन सी गोली असद को लगी, कौन सी गोली गुलाम को लगी, इस बात को कहा नहीं जा सकता। लेकिन 9 राउंड पुलिस की तरफ से गोलियां चली। अब ये कारतूस एनकाउंटर की साइट पर ये कारतूस जो है, जो ये बता रहा है कि एफएसएल की टीम को एक बार फिर से ये तय करना पड़ेगा कि ये कारतूस पुलिस की गोली से निकला हुआ है या फिर असद और गुलाम की। और जो एक दूसरी बात है, बहुत अहम बात आपने कही है कि जो ये हम कारतूस दिखा रहे हैं, खाली कारतूस, ये पुलिस की गोली से है या फिर असद और गुलाम, ये भी क्लैरिफाई होना बाकी है। क्लैरिफाई, क्योंकि एफएसएल की टीम को आकर इसमें देखना पड़ेगा और उसकी फॉरेंसिक जांच के बाद ही इस बात की तस्दीक होगी। एक बार फिर से वो आप खाली कारतूस दिखा दीजिए। देखिए, ये है वो खाली कारतूस जिसका जिक्र अभी मनोज कर रहे थे। जी मनोज, आगे बताइए। एक जो दूसरी चीज है, जो अभी हम थोड़ी देर पहले जो हमने जाके देखी, बाइक भी एक रहस्य की बाइक है। बाइक को जब आप देखेंगे तो उसका जो चेसिस नंबर है, उसको बकायदा स्क्रैच किया गया है। गाड़ी चोरी की है, चोरी की अगर है तो चेसिस नंबर ना होने से, गाड़ी की नंबर प्लेट ना होने से ये तय कर पाना अब नामुमकिन है कि ये गाड़ी आखिर है किसकी, इसका मालिक कौन है। अगर ये चुराई गई है तो उसका मालिक कौन है, और अगर ये असद और गुलाम ने खरीदी है तो कहां से खरीदी थी, कब खरीदी थी। बिल्कुल, तो देखिए ये कई सारे अहम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। बिल्कुल जसप्रीत और मनोज, आप दोनों ने ये जो पूरा एनकाउंटर साइट है उसकी तस्वीरें तो दर्शकों तक पहुंचाई, लेकिन देखिए एनकाउंटर कैसे हुआ वो आपने समझ लिया, पर आप ये भी समझिए कि गुड्डू मुस्लिम भी कम शातिर नहीं था। बहुत पहले वो समझ चुका था कि एनकाउंटर हो सकता है और यही वजह है कि असद से उसने दूरी बना ली थी। हालांकि असद की कुछ कमजोरियां ऐसी थी कि परिवार ये नहीं चाहता था कि वो अलग हो, लेकिन एक तरफ भागा असद और मोहम्मद गुलाम और वहीं दूसरी तरफ गुड्डू मुस्लिम अकेले ही भागा। देखिए माफिया के बेटे का एनकाउंटर। अब गुड्डू मुस्लिम का है अगला नंबर। माफिया अतीक अहमद का बेहद करीबी और प्रयागराज शूटआउट का सबसे अहम शूटर गुड्डू मुस्लिम, जिसे लोग गुड्डू बमबाज के तौर पर भी जानते हैं। पिछले 50 दिनों से फरार है बमबाज गुड्डू मुस्लिम। पूरे 5 लाख का इनामी है शूटर गुड्डू मुस्लिम। और अब पुलिस के साथ उसके लुका छिपी का खेल जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन को पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ पुलिस का प्लान क्या है, उसका काउंटडाउन कैसे शुरू हो चुका है, ये समझने से पहले पिछले 50 दिनों में गुड्डू के भागने का मोडस ऑफ ऑपरेंडी समझ लीजिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 24 फरवरी को प्रयागराज शूटआउट के बाद गुड्डू मुस्लिम माफिया के बेटे असद के साथ ही फरार हुआ था। इसके बाद दोनों भागकर मेरठ चले गए। मेरठ में ही दोनों काफी दिनों तक छिपे रहे। इसके बाद गुड्डू मुस्लिम को अतीक की बहनोई से 50,000 रुपए मिले और इसके बाद गुड्डू मुस्लिम असद से अलग दूसरे ठिकाने पर चला गया और असद दिल्ली की ओर निकल गया। प्रयागराज शूटआउट के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम और असद अहमद की तलाश में एसटीएफ की टीम पश्चिमी यूपी पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। ऐसे में गुड्डू मुस्लिम को लगा कि असद अहमद के चक्कर में उसका भी एनकाउंटर हो जाएगा। गुड्डू मुस्लिम ने फैसला लिया और मेरठ के बाद से ही वो असद अहमद से अलग हो गया।
दावा किया जाता है कि असद को शराब की लत थी, जिसकी वजह से अतीक का परिवार उसे फरारी के दौरान अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए असद के साथ परिवार ने शूटर गुलाम मोहम्मद को लगाया था। लेकिन असद और गुलाम पुलिस को ज्यादा दिन तक चकमा नहीं दे पाए और आखिरकार झांसी के पास पारीछा डैम के पास पुलिस ने दोनों को घेर लिया। 12 अप्रैल को आखिरी बार लेकर गए। 12 अप्रैल को जो पुलिस की सूचना थी, रेकी थी कि कोशिश हो रही है कि इस दौरान जब जो कॉन्वॉय यहाँ से निकलता है साबरमती से प्रयागराज के लिए, उस दौरान उस कॉन्वॉय में अतीक अहमद को छुड़ाने की कोशिश हो सकती है। उस कॉन्वॉय में इस तरह का प्रयास हो सकता है और शायद इसलिए लगातार पुलिस सर्वेलेंस कर रही थी और उसी सर्वेलेंस का नतीजा है कि गुलाम, शूटर गुलाम और असद दोनों को एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया। असद को ढेर करने के बाद अब एसटीएफ की टीम बमबाज गुड्डू की तलाश में है। गुड्डू मुस्लिम के मोबाइल की आखिरी लोकेशन अजमेर में मिली थी। 15 दिन पहले यूपी एसटीएफ की एक टीम अजमेर पहुंची थी, जहां पर गुड्डू के छिपे होने की आशंका थी। वहां भी तलाशी ली गई। सूत्रों के मुताबिक अजमेर में गुड्डू ने 2 बार एटीएम से ट्रांजैक्शन भी किया। इसके बाद अजमेर में दरगाह बाजार के आसपास एसटीएफ ने होटल गेस्ट हाउस भी खंगाले थे। पुलिस सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम के भागने का पैटर्न पुलिस को समझ आ चुका है और अब पुलिस गुड्डू मुस्लिम से ज्यादा दूर नहीं है। अपराध की दुनिया का सरगना अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ किस तरह से पुलिस के सवालों का सामना कर रहे हैं, किस तरह से जांच का दायरा इतना बढ़ गया है कि अब कई फहरिस्त यहां पर सवालों की है। पहले राउंड की पूछताछ हो चुकी है जो कि करीब 7 से 7.5 घंटे तक यहां पर चली है। अपराध का सरगना अतीक अहमद अब कांप रहा है, वो दहशत में है। तीसरे नंबर के बेटे असद को वो खो चुका है। 2 बेटे पहले से ही जेल में मौजूद है, उन्होंने पहले ही खौफ में सरेंडर कर दिया था। 2 बाल सुधार गृह में है। यानी कि क्राइम कुंडली आप देखिए किस तरह से इस परिवार की यहां पर सामने आई है। पर वो सवाल, पहले राउंड की पूछताछ हो चुकी है, दूसरे राउंड की पूछताछ भी यहां पर की जाएगी। अतीक और उसके भाई को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ का जो ये सिलसिला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी सामने आने बाकी हैं। हालांकि इस बीच खबर यह भी निकलकर सामने आ रही थी कि अतीक और अशरफ सवाल जवाब का जो सामना कर रहे थे, क्योंकि कल अपना बेटा अतीक अहमद ने खोया, इसलिए वो ये भी कह रहा था कि अभी फिलहाल वो इस स्थिति में नहीं है, उन सवालों के जवाब यहां पर नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये क्रिमिनल रहा, माफिया रहा, वो डॉन रहा जिसने बारीकी से अपने साम्राज्य को इस कदर फैलाया कि वो हजारों अरबों करोड़ों तक पहुंच गए। अब ये मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है। 5 बेटों का पिता यानी कि अतीक अहमद अब जानता है कि सवालों के जवाब तो उसे देने ही होंगे, क्योंकि उन सवालों से वो चाहकर भी बचने की कोशिश यहाँ पर किसी कीमत पर नहीं कर सकता है। और उन्हीं सवालों से जो खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं, सबीना मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन देखिए एक तरफ तो यहाँ असद के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है, जिसकी तस्वीरें भी लगातार मैं आप लोगों तक दिखा रही हूँ कि आप देखिए कैसे यहीं से जनाजा उठेगा, कब्रिस्तान तक पहुंचेगा। और असद के साथ उसी एनकाउंटर में मारा गया दूसरा शख्स मोहम्मद गुलाम, उसके परिवार में कोई तैयारी नहीं है। घर वालों ने ये कह दिया है कि हम शव भी लेने नहीं जाएंगे। माँ अब भी डरी हुई है। मैंने खुद जाकर के बात की। आप ये देखिए कि कैसे माँ अब दूसरे बेटे को मुंह बंद रखने के लिए कह रही है, क्योंकि वो खौफ में है कि एक बेटा तो चला गया, कहीं दूसरे का हाल भी वैसा ही ना हो जाए, इसीलिए वो डरी सहमी है। लेकिन परिवार ने यह साफ साफ कहा कि अतीक का इसमें हाथ है। अतीक ने ही उसके बेटे को बरगलाया था, उसने ही बेटे को बिगाड़ा था। अंतिम संस्कार के लिए अब शव भी लेने को परिवार मना कर रहा है। क्या कहना है मोहम्मद गुलाम के परिवार का, उसके भाई का, माँ का, जरा आप सुन लीजिए। वही दूसरी तरफ ये परिवार भी है, मोहम्मद गुलाम का परिवार भी है, जिन्होंने शव तक लेने से इनकार कर दिया है। क्या वजह है इस फैसले की? बिल्कुल वजह है इस फैसले की कि माँ ने हमेशा उसको सही रास्ते पर चलने की सिखाया। एक बार हत्याकांड में वो अंदर गया तो माँ जब आया वहाँ से निकल के, उसके बाद भी माँ ने समझाया। और अभी बीच में जो है माँ ने उसको हाथ जोड़ के समझाया था कि बेटा कोई गलत काम नहीं करना, लेकिन उसने परिवार की एक नहीं सुनी और गलत रास्ते पर चला गया। इसलिए परिवार बहुत ही दुखी है और परिवार को उसने कलंकित किया। जो किया सरकार से ही किया, क्योंकि अगले को याद आए कि ऐसे ही सबके साथ होगा। लेकिन मालूम तो होगा, अभी 3-4 महीने के पहले का नहीं पता था कि गुलाम इतना बिगड़ चुका है? पहले इतना नहीं बिगड़ा था, इधर 2 महीने से बिगड़ा है इतना। जी आज ही काम हुआ है,
तो इधर 2 महीने से ये बिगड़ा। कुछ दबाव तो नहीं था अतीक के परिवार की तरफ से? कोई दबाव हो जिससे वो इस रास्ते पर गया? देखिए, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। अगर हमारा लड़का गलत गया है तो अपने लड़के के कहेंगे, ना हम अतीक को कहेंगे, ना हम किसी को कहेंगे। नहीं गलत किया मेरा बच्चा तो अपने उन्होंने ही बहकाया। नहीं हमें उनको उन्होंने ही बहकाया होगा उसको। नहीं, नाम लेने से क्या मतलब है? जो सत्य है वो बोलना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल, क्योंकि कैसे इन्वॉल्व हो गया वो, कहाँ से कि कैसे आ गया उनके बेटे के साथ? अभी आप देख रहे हैं, आप लाश भी पड़ी है उनके साथ, कैसे आ गया? डरने वाली कौन सी, कोई डरने वाली बात? वो खुद कह रहा है कि मैंने ऐसा ना किया होता तो ऐसा ना होता। उसने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया जो है, तो क्यों ना बोले? क्यों ना बोले? दबाव तो नहीं था अतीक के परिवार की तरफ से? कोई दबाव हो जिससे वो इस रास्ते पर गया? देखिए, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। अगर हमारा लड़का गलत गया है तो अपने लड़के के कहेंगे, ना हम अतीक को कहेंगे, ना हम किसी को कहेंगे। नहीं गलत किया मेरा बच्चा तो अपने उन्होंने ही बहकाया। नहीं हमें उन्होंने ही बहकाया होगा उसको। नहीं, नाम लेने से क्या मतलब है? जो सत्य है वो बोलना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल, क्योंकि कैसे इन्वॉल्व हो गया वो, कहाँ से कि कैसे आ गया उनके बेटे के साथ? अभी आप देख रहे हैं, आप लाश भी पड़ी है उनके साथ, कैसे आ गया? डरने वाली कौन सी, कोई डरने वाली बात? वो खुद कह रहा है कि मैंने ऐसा ना किया होता तो ऐसा ना होता। उसने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया जो है, तो क्यों ना बोले? क्यों ना बोले? तो मोहम्मद गुलाम के परिवार वालों ने शव को लेने से साफ इनकार कर दिया है कि वो गलत रास्ते पे जा रहा था, जिसको लेकर कई बार हमने आगाह भी किया। लेकिन सेंट्रल एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक 24 फरवरी को वारदात को अंजाम देने के बाद असद फरारी के वक्त 4000 किलोमीटर तक अलग अलग राज्यों शहरों में भागता रहा था। 4000 किलोमीटर भागने के बाद आखिर में 400 किलोमीटर दूर झांसी में उसका एनकाउंटर कर दिया गया। 24 फरवरी को मर्डर करने के बाद 25 फरवरी तक प्रयागराज में एक घर में छुपा था असद। इसके बाद 26 फरवरी को असद प्रयागराज से बाइक से कानपुर गया था और इसके बाद 28 फरवरी को कानपुर से दिल्ली के आनंद विहार पहुंच गया था। किसी भी सफर में असद ने ट्रेन में सवारी नहीं की थी। आनंद विहार से दिल्ली के जामिया संगम विहार में छिपा हुआ था वो। इसके बाद 15 मार्च को असद जो है संगम विहार से राजस्थान के अजमेर चला गया था और वहां कुछ दिन रहने के बाद असद अजमेर से मुंबई भाग गया था। मुंबई में कुछ दिन रहने के बाद वो बस से नासिक चला गया था, जिसके बाद नासिक से वापस असद कानपुर पहुंच गया था और कानपुर से ही पुलिस से बचने के लिए असद जो है झांसी पहुंच गया था, जहां उसने अपने पिता को छुड़ाने के लिए एक प्लान बनाया था। तो यूपी पुलिस की रिमांड कॉपी से बहुत सारे खुलासे हुए हैं। किस तरीके से अतीक और अशरफ पाकिस्तान से हथियार खरीदते थे, बकायदा ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से पंजाब में हथियार फेंके जाते थे और आरोपी खरीदते थे। अब दरअसल जब पुलिस को रिमांड मिल चुकी है तो पुलिस की प्लानिंग ये है कि अतीक को पंजाब लेकर के जाया जाए और उन हथियारों की पहचान की जाए। एक रिपोर्ट के जरिए हम इस पूरे सीक्वेंस को समझने की कोशिश करते हैं। अतीक गैंग का पाकिस्तान कनेक्शन। पाकिस्तान से मंगवाते थे हथियार, पाकिस्तान से आए हथियारों से शूट आउट। 24 फरवरी 2023 को जिन हथियारों से प्रयागराज शूटआउट को अंजाम दिया गया, उन्हें लेकर यूपी पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। यूपी पुलिस के मुताबिक अतीक अहमद के तार पाकिस्तान से भी जुड़े थे और वो पंजाब के रास्ते वहां से हथियार मंगवाते थे। पुलिस के मुताबिक खुद अतीक अहमद ने पूछताछ में इस बात को माना और पाकिस्तान से हथियार मंगाए जाने की पूरी कहानी पुलिस के सामने उगल दी। अतीक अहमद के पाकिस्तान कनेक्शन का पूरा कच्चा चिट्ठा यूपी पुलिस ने अपनी रिमांड अर्जी में दर्ज किया, जिसके मुताबिक अतीक अहमद पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर आधुनिक हथियार मंगवाता था। इसके लिए वो पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों के संपर्क में था। पुलिस के मुताबिक अतीक ने पूछताछ में माना है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से सीधे जुड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, वो आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से भी सीधे जुड़ा हुआ था और भारत में अपराध को अंजाम देने के लिए हथियार मंगवाता था। पुलिस के मुताबिक ये हथियार ड्रोन के जरिए पंजाब लाए जाते थे और फिर अतीक अहमद के गुर्गे पैसे देकर उसे खरीद लेते थे। एक कंपनी के पाकिस्तान कनेक्शन पर भले ही पुलिस ने कोर्ट में पहली बार जानकारी दी हो, लेकिन न्यूज 18 इंडिया ने इसका पर्दाफाश पहले ही कर दिया था कि कैसे अतीक के समर्थन में पाकिस्तान से फोन कॉल आते थे और जांच अधिकारियों को धमकी दी जाती थी। इनके लोगों ने धमकियां दी,
कुछ आते थे कि भाई क्यों इसमें कार्रवाई मत करो, कुछ ये कहते थे कि सांसद जी से उलझना ठीक नहीं है। कभी इनके गुमनाम फ़ोन पाकिस्तान से आते थे कि तुम जिंदा रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो, क्यों इस तरह के पीछे पड़े हो। कुछ हमदर्द बन के आते थे कि अरे सांसद जी से उलझने में कोई फ़ायदा नहीं है, ले दो लो अपना खाना पूर्ति कर दो। पुलिस की रिमांड कॉपी के मुताबिक अतीक के पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में